इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी की दक्षिणी विधानसभा सीट से विधायक नीलकंठ तिवारी एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, जबकि नीलकंठ तिवारी विनम्र भाव से खड़े रहते हैं और प्रतिक्रिया में सिर्फ उनकी पीठ सहलाते दिखाई देते हैं। यह छोटा सा पल अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कई लोग इसे महज सम्मान और शिष्टाचार का संकेत मान रहे हैं, तो वही कुछ लोग इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति में ऐसे इशारे कई बार संगठन के अंदर की स्थिति या भविष्य की योजनाओं की ओर संकेत करते हैं, लेकिन राजनीति में प्रतीकों की अपनी भाषा होती है। कुछ विश्लेषक इसे संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं, जैसे पार्टी के भीतर नीलकंठ तिवारी की स्थिति मजबूत होना, नेतृत्व का उनके प्रति विश्वास दिखाना, भविष्य में किसी बड़ी भूमिका या जिम्मेदारी की संभावना। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। के विपरीत अत्यंत सुहावना जरूर है, जो आप सब पसंद करते हैं। यही है प्रभु की कृपा। लेकिन प्रभु की कृपा के लिए उस प्रकार की मानसिक दशा और उस नियत के साथ प्रभु की शरणागति होना। जब हम प्रभु की शरण में उस भाव के साथ जाते हैं, भक्त बनकर के जाते हैं, याचक बनकर के जाते हैं, तो प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब हम ये कह करके जाते हैं कि हमने किया है, और जब ये अकड़ होती है, तो प्रभु उसको रगड़ भी देते हैं। बहनों और भाइयों, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। संभवतः दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा। अपने प्रभु के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहा, वह किसी जाति, किसी पंथ, किसी संप्रदाय, वनवासी हो, गिरवासी हो, वंचित हो, सड़क पे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो, या राजमहल के प्रसाद में रहने वाला बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, बड़ा सा बड़ा उद्यमी, हर एक के मन में एक ही भाव होती थी कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, वह स्थान हमें प्राप्त हो। उस कार्यक्रम को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। पीढ़ी पर पीढ़ी चलती गई, संघर्ष और आंदोलन बढ़ते गए। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या वृद्ध, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, समाज का हर तबका सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी उपासना विधियां थी, इन सब ने मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कैसे भी हो, लगातार 500 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं। याद करिए, आज हम 2026 में हैं। आज से ठीक 298 वर्ष पहले वह काली रात्रि आई थी, जब राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के
मंदिर को अपवित्र करके एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया था। लेकिन बिना किसी रोक के, बिना किसी टोक के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के उस दिन से लेकर के लगातार 1528 से लेकर के कभी कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने राम जन्मभूमि के लिए सोचा ना हो और उसके लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति के साथ उस अभियान का हिस्सा न बना हो। हर व्यक्ति बना है, लेकिन होता है प्रभु जब अपना काम स्वयं कराना चाहते होंगे तभी सफलता भी प्राप्त होती है। और देवयोग से सर्वे अशोक सिंगल जी उस बिखरी हुई ताकत को एक करने के लिए आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1983 में जब इस आंदोलन को अपने हाथों में लिया, आंदोलन अपनी चरम की ओर बढ़ता गया। हम लोगों ने इस आंदोलन के अंदर देखा है जाति की दीवारें टूटी हैं, क्षेत्र और भाषा की दीवारें टूटी हैं। हम लोग आज भी उसके ताप को महसूस करते हैं जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश में हो या उड़ीसा में, नागालैंड हो या मिजोरम में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के सुदूर किसी कोने में, पश्चिमी भारत में हो या पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में या मध्य भारत में या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में, हम लोगों को जैसे ही लोग देखते हैं सबसे पहले उनके मुंह से शब्द निकलता जय श्री राम का। कहीं भी जाते हैं, मैं भी इसी महीने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांवों में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला पुरुष बच्चे वे सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। हर व्यक्ति एक ही संबोधन, वो हिंदी जान रहा है नहीं जान रहा है, लेकिन एक संबोधन मुझे देख करके जय श्री राम। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम आज से नहीं त्रेता से है। त्रेता से राम जोड़ रहे हैं भारत को, उत्तर को दक्षिण से, श्री कृष्ण जोड़ रहे हैं पूरब से पश्चिम को, शिव शंकर जोड़ रहे हैं पूरे भारत के कण कण को, एक एक स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने की 3 ताकत। और वही ताकत आज हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर लोहिया बोलते थे जब तक श्री राम श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पता नहीं लोहिया जी के शिष्यों को यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है। वे लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि समझ में उनकी आती है जिनको समझने की सामर्थ्य होती है। जिनमें समझने की सामर्थ्य नहीं होती, जो रामद्रोही होता है, शिवद्रोही होता है, उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो आपने जयंत का किस्सा सुना ही होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। डमरू और शंखनाद की गूंज के बीच मंदिर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक और आरती की।
इसके बाद उनका आशीर्वाद मांगा। इस प्राचीन मंदिर के दौरे के समय प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री को एक त्रिशूल और डमरू भी भेंट किया गया। के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। डमरू और शंखनाद की गूंज के बीच मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने वैदिक उच्चारणों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और आरती की। मंदिर प्रशासन की ओर से प्रधानमंत्री को त्रिशूल और डमरू भेंट किया गया। जैसे ही पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया, वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जय श्री राम, ओम नमः शिवाय और ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव के जयकारे लगाए। उत्साह से भरे बच्चों ने बैरिकेड पार करके प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। पूजा के बाद पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पोस्ट पर काशी की जनता को भी नमन किया। ओम माधवाय नमः यस्मरेत पुंडरीका प्रभायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु भूपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वतीः प्रदिशः शन्तु मह्यम् अब्रो अकारिकं जिषोरशशबारम्। पीएम मोदी ने लिखा, हर हर महादेव। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिला। यहाँ भगवान भोलेनाथ से समस्त देशवासियों के लिए सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। माँ अन्नपूर्णा एवं माँ गंगा के दर्शन से असीम शांति मिली। उनकी कृपा से हर किसी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। काशी की जनता को पुनः नमन। पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ की 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। काशी में पीएम मोदी के चर्चित रोड शो। 29 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने किया 14 किलोमीटर लंबा रोड शो। 4 मार्च 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मलदहिया चौराहे से काशी विश्वनाथ धाम तक रोड शो किया गया। 4 मार्च 2017 को मालवीय की प्रतिमा से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड शो किया गया। 2019 में नामांकन के बाद लंका गेट से विश्वनाथ धाम तक रोड शो किया गया। 17 मई 2014 को पीएम ने वाराणसी एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट तक रोड शो किया। 13 और 14 मई 2024 को लंका चौराहे से काशी विश्वनाथ धाम तक रोड शो किया। बता दें कि मंगलवार को वाराणसी दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। साथ ही 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उन्होंने बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को भी संबोधित किया था। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास और राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कभी पिछड़ा और बेमारू कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने राज्य की युवा शक्ति को और औद्योगिक संभावनाओं को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि नए उद्योगों और निवेश में यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने आरोप लगाया कि उनके नेता संसद में प्रदेश का अपमान करने वालों का साथ देते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पहले यूपी को पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे।
यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, इसी विजन को केंद्र में रखकर बीते वर्षों में लगातार काम हुआ है। आप सब खुद भी महसूस कर रहे हैं, जिस यूपी की पहचान पहले पलायन से होती थी, आज उसे इन्वेस्टर समिट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जाना जा रहा है। यूपी की इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से कंपनियां आती हैं। यूपी में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। आज अगर भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का है। आज भारत जितने मोबाइल बना रहा है उसमें आधे मोबाइल हमारे यूपी में बन रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास भी किया है। साथियों, आप सब जानते हैं एआई के इस दौर में सेमीकंडक्टर कितनी बड़ी फील्ड बनाती जा रही है। यूपी उसमें भी लीड लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। भविष्य में असीम अवसरों वाला बहुत बड़ा क्षेत्र यूपी के लोगों के लिए खुल रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आज भारत की सामरिक ताकत भी बन रहा है। आज देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर में से एक यूपी में है। बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्री लगा रही है। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे। ये हमेशा तुष्टिकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। साथियों, आज देश एक ही संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प। इस संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सब देख रहे हैं आज पूरी दुनिया कैसे युद्ध, अशांति और अस्थिरता में फंसी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हालत खराब है, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बाहर के दुश्मनों को यह पसंद नहीं आ रहा। भीतर बैठे कुछ लोग भी सत्ता की भूख में भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी हम न केवल सुरक्षित है, बल्कि विकास के नए नए कीर्तिमान भी गढ़ रहे हैं। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए परियोजनाओं के प्रदेश के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और कोविड-19 महामारी के कठिन समय में भी इसके निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने का विजन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे न केवल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए अवसर भी खोलेगा। प्रधानमंत्री जी का मैं आज गंगा एक्सप्रेसवे के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा के आशीर्वाद से अब सिंचित इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दिसंबर 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। वैश्विक महामारी कोरोना के उस कालखंड के दौरान इसके जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा करने का विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया और पूरे देश के अंदर आज जब हम
नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, तो उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आवागमन को तो सरल बना ही रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। और ये तब हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी के विजन को, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए स्पष्ट नीति और साफ नियत से उसे प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। हरदोई में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। गंगा एक्सप्रेसवे न केवल प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांवों को आपस में जोड़ेगा, बल्कि 12 औद्योगिक गलियारों के माध्यम से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर को भी मजबूत करेगा। इससे राज्य में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।